नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लगातार डाल रहे हैं। उसी कड़ी में एक और वीडियो उत्तर आधुनिकतावाद के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकता में क्या अंतर होता है। तो आधुनिकता कब आई, पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं, फिर उत्तर आधुनिकता का देखेंगे। तो उत्तर आधुनिकता के बाद आई, तो इसका मतलब आधुनिकता पहले आई तो इसका जो टाइम पीरियड है वह 17वीं सदी से लेकर और 20वीं सदी के मध्य तक रहा। उसके बाद फिर 20वीं सदी के मध्य से उत्तर आधुनिकता ने स्टार्ट अपना किया। तो आधुनिकता क्या है? आधुनिकता ने किस पर बल दिया? देखिए, आधुनिकता जब आई तो उसने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया, रैशनैलिटी तर्क संगतता को बढ़ावा दिया। और उत्तर आधुनिकतावाद ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों का खंडन किया, क्योंकि जो वैज्ञानिकता होती है वह सार्वभौमिक होती है और उत्तर आधुनिकतावाद सार्वभौमिक चीज़ों को नकारता है, एक सिरे से बिल्कुल खारिज कर देता है। उसका कारण यह है क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि परिस्थितियां और जब समय चेंज हो जाता है तो बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वह चेंज हो जाते हैं। तो कैसे हम उन्हीं परिस्थितियों पर उन जो आज से 200 साल पहले या फिर 100 साल पहले जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी थ्योरियाँ दी गई हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, वो कैसे लागू हो सकते हैं आज की 100 या 200 साल के बाद। ये जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया उत्तर आधुनिकतावाद ने, तो उसकी जो मेन थीम है वो यही है उत्तर आधुनिकतावाद की, कि हर किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी सिद्धांत पर जो सार्वभौमिक होने का दावा करता है उस पर वह कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दे और उसे संदेह की दृष्टि से देखे। यानी मतलब ये है कि किसी भी चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है और सभी को एक तराजू में तोलना है कि तर्क संगतता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक तार्किक एक पक्ष होना चाहिए। हम क्यों उसे फॉलो करें, सिद्धांत को हम क्यों फॉलो करें, यह होना चाहिए। हर चीज़ के विखंडन पर बल दिया, विकेंद्रीकरण पर बल दिया, सापेक्षवाद पर बल दिया। यह उत्तर आधुनिकतावाद की एक कोर अवधारणा है। सापेक्षवाद है, विकेंद्रीकरण है, विखंडन है, बहुलता है, प्लुरलिज्म है। प्लुरलिज्म पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया। बहुलवाद को मानता है, ये नहीं मानता कि एक जैसी चीज़ें होती हैं, ये मानता है कि चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और विविधता से भरा हुआ है हमारा ये संसार। यह हमारा जो संसार है विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर एक जैसी चीज़ें आप लागू नहीं कर सकते, एक जैसे नियमों को लागू नहीं कर सकते। मेन जो एक कोर थीम, अगर उत्तर आधुनिकतावाद को थोड़े से शब्दों में अगर समेटने का प्रयास किया जाए तो उसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यह हर किसी सार्वभौमिक सत्ता पर संदेह करेगा, सापेक्षवाद को मानेगा, विखंडन पर जोर देगा और बहुलतावाद में विश्वास करेगा और किसी भी सार्वभौमिक सच्चाई को एक सिरे से खारिज कर देगा। लेकिन अगर बात करें आधुनिकता की, तो उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति पर बल दिया और वैज्ञानिक जो चीज़ें होती हैं वह अपने आप को कहीं ना कहीं सार्वभौमिकता के मापदंड पर मापने का प्रयास करती हैं। क्योंकि वैज्ञानिक चीज़ें जैसे कि फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, ये सारी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं सार्वभौमिकता के मापदंड पर मापा जाता है और सार्वभौमिकता से ही उत्तर आधुनिकतावाद ने उसको खंडन कर दिया एक बगल से, एक साइड से। तो इस तरह से आधुनिकता में और उत्तर आधुनिकता में बेसिक डिफरेंस तो ये है। अगर और डिफरेंस देखें तो एक केंद्रित जो दृष्टिकोण अपनाया था आधुनिकता ने, वो केंद्रित दृष्टिकोण को विकेंद्रित दृष्टिकोण में बदल दिया उत्तर आधुनिकतावाद ने। कला साहित्य पर एक यथार्थवादी प्राकृतिकता और उच्च आदर्शों को महत्व दिया गया आधुनिकता में। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद में ये जो कला और साहित्य के जो परंपरागत सीमाएं हैं उनको तोड़ दिया गया। देखिए, साहित्य क्या होता है? साहित्य होता है जो लिखा जाता है, हो सकता है वो 50 साल पहले लिखा गया हो सकता है वो 100 साल पहले लिखा गया हो, तभी तो वो एक साहित्य है। लेकिन जब वो लिखा गया
जब उन थिंकर्स ने या उन लेखकों ने उसे लिखा तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार लिखा, जो परिस्थितियाँ उनको दिखी उनके अनुसार लिखा। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो साहित्य उस वक्त लिखा गया था, जो कंडीशंस लेखक के सामने उस समय थी, वह आज 200 साल पहले भी वैसी की वैसी ही है? नहीं है, काफ़ी बदलाव आ चुका है। और उन बदलाव के अनुसार हमें अपने सिद्धांतों को, अपने नियमों को, अपनी परंपराओं को बदलना होगा, अपनी शैलियों को बदलना होगा। कैसे हम उस साहित्य की शैलियों के अकॉर्डिंग चल सकते हैं? यही उत्तराधुनिकतावाद ने कहा था कि हम चीज़ों को, हम नियमों को, हम सिद्धांतों को समय के अनुसार बदलें, हम विविधता के अनुसार बदलें। इसलिए हर चीज़ पर, हर सिद्धांत पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया उत्तराधुनिकतावाद ने। तो ये तो आधुनिकता में और उत्तराधुनिकता में एक बेसिक डिफरेंस हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो उत्तराधुनिकतावाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये आखिर है क्या। हालांकि थोड़ा सा मैंने इसको बता भी दिया है कि ये है क्या, लेकिन और समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति विज्ञान में इसका क्या महत्व है। इसके लिए पहले मैं इसको एक रीडिंग में कर देता हूँ, फिर हम इसे उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा दर्शन है जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। यह आधुनिकता के सिद्धांतों और विचारों पर प्रश्न उठाता है, जैसे कि सार्वभौमिक सत्य, प्रगति, तर्क। पोस्ट मॉडर्निज्म के अनुसार सत्य और ज्ञान हमेशा सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष दो शब्द हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ रोकता हूँ और सापेक्ष और निरपेक्ष पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो कई साइंस से बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो इन शब्दों को समझने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, सापेक्ष चीज़ें वो होती हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती हैं। सापेक्ष मतलब कि जो आपको परिस्थितियाँ दिख रही हैं उनके अनुसार बदल जाती हैं, उन्हें हम सापेक्ष कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं कि एक नियम है कि जो कौन सी है, समलैंगिकता। समलैंगिकता हमारे यहाँ इंडिया में इतना समाज द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बदलती हैं और हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री की संस्कृति अलग है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो वहाँ समलैंगिकता को इतना एक एक्सेप्टेबल मान लिया जाता है, इतना उसके ऊपर इतना इश्यू क्रिएट नहीं किया जाता जितना इंडिया में कर दिया जाता है। तो जैसे ही इंडिया की परिस्थितियों से फॉरेन परिस्थितियाँ बदली, तो ये जो एक मुद्दा है, मुद्दा सेम है समलैंगिकता का, लेकिन उसके मायने बदल गए और उसको समाज की जो एक्सेप्टेबल वो था एक, वो भी बदल गया। तो जैसे ही परिस्थितियाँ बदली तो चीज़ें बदल गई, सोच बदल गई। तो यह सापेक्ष चीज़ें होती हैं, जो परिस्थितियाँ बदलते बदल जाती हैं। निरपेक्ष चीज़ें वो होती हैं जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते। जैसे साइंस है, न्यूटन के लॉ हैं, न्यूटन के लॉ वही पढ़ाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, और न्यूटन के लॉ वही पढ़ाए जाते हैं हमारे इंडिया में। वही लॉ होते हैं, वही इक्वेशन होती है, वही इसका रिजल्ट निकलता है, सब कुछ सेम होता है। और साइंस के जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी थ्योरियाँ होती हैं, वो सेम है। यहाँ भी वही पढ़ाई जाती हैं और विदेश में भी वही पढ़ाई जाती है। 2 और 2 4 यहाँ भी होता है, 2 और 2 4 फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है। तो जहाँ चीज़ें बदलती नहीं हैं परिस्थितियों के अनुसार, वह निरपेक्ष होता है। कुल मिला के 2 शब्दों में अगर हम कहें कि सोशल साइंस, सामाजिक जो विज्ञान होता है, जो मनुष्य से जुड़ा होता है, जो मानव से जुड़ा होता है, जो मानव की एक मनोविज्ञान से जुड़ा होता है, वह कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, वह सापेक्ष ही होगा, क्योंकि व्यक्ति की सोच और परिस्थितियों के पर डिपेंड करती है। जब व्यक्ति की सोच परिस्थितियों पर डिपेंड करेगी और परिस्थितियाँ जैसे ही बदलेंगी तो सोच बदल जाएगी। इसलिए यह सापेक्ष और निरपेक्ष के ऊपर हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। इन्हें सत्ता और सामाजिक संदर्भों के माध्यम से समझाना चाहिए। मैंने आपसे अभी बताया कि सत्ता और सामाजिक संदर्भ में उसके माध्यम से ही समझा जा सकता है कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान में पोस्ट मॉडर्निज्म इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक शक्ति और विचारधारा का अध्ययन करते समय हमें विविध दृष्टिकोणों और अनुभवों पर महत्व देना चाहिए। अब इसे हम थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। आखिर पोस्ट मॉडर्निज्म कहना क्या चाह रहा है। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दृष्टिकोण, और वो कहता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन तंत्र है।
लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन तंत्र है। और यह क्यों है? क्योंकि यह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, समानता प्रदान करता है। तो इसको हम एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अब हम दृष्टिकोण अपनाते हैं कौन सा? पोस्ट मॉडर्निज्म का। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म का चश्मा पहन लेते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म के दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या लोकतंत्र को हम सार्वभौमिक सत्य के रूप में मान सकते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या तर्क देगा? पोस्ट मॉडर्निज्म कहेगा कि नहीं, लोकतंत्र को हम सार्वभौमिक सत्य नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हो सकता है कि कुछ समाजों में अन्य राजनीतिक प्रणालियां लोकतंत्र से बेहतर काम कर दें। हम कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र अगर अमेरिका में काम कर रहा है अच्छे से, अगर इंडिया में लोकतंत्र काम कर रहा है अच्छे से, तो वह उत्तर कोरिया में भी काम करेगा अच्छे से, वह चीन में भी काम करेगा अच्छे से, वह रूस में भी काम करेगा अच्छे से? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो हो सकता है कि उन समाजों में कोई अन्य प्रणाली बेहतर काम कर रही हो, अन्य प्रणाली बेहतर काम कर सकती हो, वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं हो ऐसी। ये सवाल पोस्ट मॉडर्निज्म उठाता है। दूसरा, पोस्ट मॉडर्निज्म ये भी कह सकता है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा अमेरिका में, भारत में, इन देशों में जो लोकतांत्रिक सबसे बड़े लोकतंत्र हैं इनमें लगाई जाती है, वह भाषा कहीं जो दूसरी देशों में या दूसरी परिस्थितियों में अलग हो सकती है। लोकतंत्र की जो परिभाषा है वह भी तो अलग हो सकती है। जरूरी थोड़ी ना है लोकतंत्र की जो परिभाषा यहाँ पर इन बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक देश हैं यहाँ पर जो चल रही है वही हो। परिभाषा का भी एक सापेक्ष हो सकती है परिभाषाएं भी, तो इस पे भी एक सवाल उठाया जा सकता है। एक तो कुल मिला के पोस्ट मॉडर्निज्म राजनीति विज्ञान में क्या करता है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म राजनीति विज्ञान में सत्ता और विचारधाराएं विभिन्न संदर्भों में किस प्रकार से एक ही विचार अलग अलग रूप ले लेता है, इसको समझाने का प्रयास करता है। विचार एक ही है, विचार लोकतंत्र का है, लेकिन कुछ देशों में अलग उसकी परिभाषा हो जाती है, तो कुछ देशों में अलग परिभाषा हो जाती है। एक जैसा रूप नहीं अपनाया जाता लोकतंत्र का सब जगह, अलग अलग थोड़ा थोड़ा अपने परिस्थितियों के अनुसार उसमें चेंज कर दिए जाते हैं, विचारधारा में परिवर्तन कर दिया जाता है। इस तरह से किस प्रकार से हम विभिन्न संदर्भों में विचारधाराओं को समझ सकते हैं, सत्ता को समझ सकते हैं, यह हम समझते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के अंतर्गत, और दृष्टिकोण को बहुत व्यापक कर देता है। एक ऐसा नहीं है कि हम बस किसी ने बता दिया कि लोकतंत्र अच्छा है तो हम उस पर आँख मूंद कर और सब जगह लोकतंत्र को एक लागू करते चले जाएं। लोकतंत्र तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिन पर सब पर लागू किया जा सकता है पोस्ट मॉडर्निज्म को, और हर किसी जो विचारधारा अपने आप को सार्वभौमिक होने का दावा करती है उस पर एक क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है उत्तर आधुनिकतावाद द्वारा। यह इसकी मेन थीम है, हर किसी पर एक क्वेश्चन उठाना, हर किसी अवधारणा को एक संदेह की नज़र से देखना। आगे चलते हैं कि विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उन पर पोस्ट मॉडर्निज्म का आखिर प्रभाव क्या पड़ा है। तो राजनीतिक विचारधाराओं पर कैसे प्रभावित करती है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसे भी उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने राजनीतिक विचारधाराओं को अधिक लचीला बना दिया है और बहुस्तरीय बना दिया है। मैंने कहा था ना, व्यापक दृष्टिकोण है इसका। इसके प्रभाव से विचारधाराओं का विश्लेषण अब अधिक संदर्भ विशिष्ट और सापेक्ष हो गया है। यह धारणा कोई भी विचारधारा सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत करती है, पोस्ट मॉडर्निज्म द्वारा उसको चुनौती दी जाती है। इससे राजनीतिक सिद्धांतों में विविधता और असहमति को अधिक स्थान मिला है। बिल्कुल, जो समाज की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक है। देखिए, समाज तो जटिल है, ये बात तो तय है कि समाज जटिल है, क्योंकि एक व्यक्ति एक तरह से सोच सकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरह से सोच सकता है। सभी व्यक्ति एक दिशा में नहीं सोच सकते, और जब सभी व्यक्ति एक दिशा में नहीं सोचेंगे तो जटिलता बढ़ेगी। इसी प्रकार से समाज में अगर बड़े लेवल पर इसको लागू किया जाए तो वहाँ भी जटिलता होगी। तो समाज जटिल है तो विविधता आएगी।
विविधता आएगी तो अलग अलग नियम और अलग अलग कानून आएंगे। तो विविधता के साथ अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक है समाजवाद और एक है पूंजीवाद। समाजवाद एक विचारधारा है, पूंजीवाद भी एक विचारधारा है। दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधाराएं मानी जाती हैं। अगर हम शीत युद्ध के काल को देखें तो दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी विचारधाराएं हैं, समाजवाद और पूंजीवाद। लेकिन आज देखिए, आप बहुत सारे देश आपको ऐसे मिल जाएंगे जो समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रित रूप को अपना रहे हैं। जब ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की इतनी ही कट्टर हैं तो यह मिश्रित इनको अपनाया कैसे जा सकता है किसी भी देश में। बहुत सारे देशों में समाजवाद को भी अपनाया जा रहा है और पूंजीवाद को भी अपनाया जा रहा है। कुछ तत्वों को उन्होंने उठा लिया है समाजवाद से, कुछ तत्वों को उठा लिया उन्होंने पूंजीवाद को। तो इन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में किस तरह से इन दोनों चीज़ों के बीच में, इन दोनों विचारधाराओं के बीच में किस प्रकार से संयोजन किया गया है, किस प्रकार से इनको संयुक्त किया गया है, यह समझना जरूरी है। पोस्ट मॉडर्निज्म यही कहता है कि आप एक विचारधारा के बारे में अपनी राय इस प्रकार से नहीं बना सकते कि यह विचारधारा तो इसकी विपरीत है। वह आने वाले समय में उस विचारधारा के साथ, जिसको विपरीत माना जा रहा है, उसके साथ भी कार्य कर सकती है, और ऐसा हो रहा है। समाजवाद पूंजीवाद के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहा है। तो हमें ये दिखाई देता है कि कोई भी विचारधारा स्थिर और स्थायी नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार वह विकसित हो सकती है। यह दृष्टिकोण राजनीति में, अब ये जो दृष्टिकोण है ये राजनीति में अधिक लचीलापन और अनुकूलनशीलता लेकर आता है। तो विभिन्न समाजों की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे लिए जरूरी हो जाता है। किसी भी विचारधारा को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। तो विचारधाराओं को हम कैसे समझें? तो विचारधाराओं को हम संदर्भों से समझें। विभिन्न संदर्भों में अलग अलग उसके संदर्भ में अलग अलग उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। सामाजिक संरचनाएं जैसे बदलती हैं, उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए विचारधारा का। तो राजनीति में एक नए दृष्टिकोण को, एक नई बहस को जन्म देता है पोस्ट मॉडर्निज्म। आगे चलते हैं और समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, विशेषताएं पोस्ट मॉडर्निज्म की जो हैं, लगभग हम उन बात कर चुके हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषताओं पर, लेकिन यहाँ उन पर थोड़ा सा उदाहरण सहित समझ लेते हैं। सापेक्षवाद पर मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुलवाद, प्लुरलिज्म, मेटा नैरेटिव्स, इसको समझेंगे कि मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं, क्यों आलोचना की है उत्तराधुनिकतावाद ने मेटा नैरेटिव्स की। पहचान की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले सापेक्षवाद को समझ लेते हैं। देखिए, सापेक्षवाद क्या होता है? कोई भी सत्य और मूल्य सार्वभौमिक नहीं होता। यह एक कोर थीम, अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये है, सभी विचार, मान्यताएं और मूल्य किसी ना किसी संदर्भ में निहित होते हैं, और यह संदर्भ ही उनके अर्थों को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो संदर्भ बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा, यही सापेक्षवाद है। उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई समाज है और उस समाज में जो नैतिक रूप से सही माना जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो नैतिक रूप से उस समाज में सही मानी जाती हैं, लेकिन दूसरे समाज में वही चीज़ें गलत हो सकती हैं। जैसे कि कुछ देशों में विवाहपूर्व संबंधों को सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर इंडिया जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में इन चीज़ों को बहुत ही गलत माना जाता है नैतिक रूप से, और कहीं एक्सेप्टेबल है, कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लिव इन रिलेशनशिप होता है वह इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, और इंडिया में भी आपको अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जो बड़ी जो जगह हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है,
वहाँ थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल मिल जाएगा, और जो छोटी चीज़ें छोटे जगह हैं उनमें एक्सेप्टेबल नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सेप्टेबल नहीं मिलेगा, शहरी क्षेत्रों में एक्सेप्टेबल मिल जाएगा। एक भारत के अंदर एक देश के अंदर भी विविधता हो सकती है, वर्ल्ड लेवल पे होती है। एक देश के अंदर भी विविधताएं हो सकती हैं, वहाँ भी सापेक्ष हो सकती हैं चीज़ें। तो इसीलिए यही होता है सापेक्षवाद। उम्मीद है आपको सापेक्षवाद समझ में आया। प्लुरलिज्म क्या होता है, बहुलवाद क्या होता है? देखिए, बहुलवाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म में वह बहुत सारे दृष्टिकोणों को, विभिन्न दृष्टिकोणों को, विचारधाराओं को, अनुभवों को महत्व देता है। वह ये नहीं मानता कि कोई एकल विचारधारा पूरे वर्ल्ड पर लागू कर दो, कोई एकल दृष्टिकोण से पूरे वर्ल्ड को देख लो। नहीं, वह बहुलवाद पे बल देता है। वह बल देता है कि विविधता है समाज में, और कोई भी एकल दृष्टिकोण किसी भी स्थिति या समस्या को पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं है। कोई भी एकल, मान लो कोई समाधान है, वह सभी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। हर समस्या के लिए हमें अलग अलग समाधान निकालने होंगे। यही प्लुरलिज्म है। मान लीजिए, राजनीति में विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, उनके विचारों को महत्व देना चाहिए। चाहे वह जो समूह है वह जातीय भी हो सकते हैं, धार्मिक समूह भी हो सकते हैं, लैंगिक समूह भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई समस्या है और उसका जातीय दृष्टिकोण से कोई सॉल्यूशन निकाला, तो जातीय दृष्टिकोण से तो आपने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, जरूरी थोड़ी ना है वह लैंगिक समूहों के लिए भी लागू हो जाए। लैंगिक समूह की अपनी अलग समस्या है, धार्मिक समूह की अपनी अलग समस्या है, जाति समूह की अपनी अलग समस्या है। तो उनके लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस और अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाना होगा। यह प्लुरलिज्म होता है। बात कर लेते हैं मेटा नैरेटिव्स, और क्यों आलोचना करता है मेटा नैरेटिव्स की। मेटा नैरेटिव्स जो होते हैं वो होते हैं सार्वभौमिक कथन। कुछ कथन होते हैं जो अपने आप में सार्वभौमिक होने का दम भरते हैं कि हम सार्वभौमिक हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे मेटा नैरेटिव्स को संदेह की दृष्टि से देखता है और इनका विखंडन करता है। खंडन, विखंडन, विखंडन, ठीक है। तो यह विचार मानता है कि कोई भी बड़ा नैरेटिव, जैसे प्रगति का कोई विचार हो, सभी समाजों में और समय के लिए सही नहीं हो सकता। तो आगे चलते हैं और मानते हैं पहचान की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी। तो पहचान से क्या संबंध है पोस्ट मॉडर्निज्म का? तो पोस्ट मॉडर्निज्म यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति या समूह की जो पहचान है केवल एक कारक पर डिपेंड नहीं होती है। मान लीजिए एक कारक है, उससे निर्धारित हो जाए सभी की पहचान, नहीं। विभिन्न विभिन्न कारकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक होते हैं। सामाजिक कारक भी होते हैं, राजनीतिक कारक भी होते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। यह निर्धारित करते हैं व्यक्ति की पहचान को। एक कारक नहीं कर सकता। हम मान लें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दें और राजनीतिक कारकों से सभी चीज़ों को निर्माण करना स्टार्ट कर दें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति की पहचान केवल उसके जाति, समूह या धर्म से नहीं होती। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसको हम समझें कि यह जाति, समूह और धर्म से ही उस व्यक्ति की पहचान हो जाए, नहीं, बल्कि उसके लिंग, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत अनुभवों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन विशेषताओं के माध्यम से पोस्ट मॉडर्न में दिखाने का प्रयास करता है कि दुनिया जटिल है, बहुस्तरीय है, और इसे समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों और संदर्भों का अध्ययन करना चाहिए। जटिल दुनिया है तो दृष्टिकोण भी अलग अलग रखने होंगे। आगे चलते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पोस्ट मॉडर्निज्म की आलोचना हुई है? बिल्कुल हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म की आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए पोस्ट मॉडर्निज्म एक प्रमुख सिद्धांत है सापेक्षवाद, जो हमने पहले पढ़ा था। सापेक्षवाद यह कहता है कि कोई भी सत्य या मूल्य सार्वभौमिक नहीं होता और यह संदर्भ पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत की आलोचना की गई है और किस आधार पर की गई है? इस आधार पर की गई है कि इससे नैतिक और राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ जाती है,
इसके अतिरिक्त पोस्ट मॉडर्निज्म की आलोचना यह भी की गई है कि सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष को कमजोर कर सकता है। अगर हम बड़े नैतिक और राजनीतिक लक्ष्यों को संदिग्ध मानते हैं तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करना कठिन हो सकता है। देखिए, संदेह करना अधिक इजी है, लेकिन हर चीज़ पर, हर अवधारणा पर संदेह करना भी सही नहीं है। यह आलोचना है, क्योंकि मान लीजिए आपको समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो लागू करने हैं, और इन सिद्धांतों को अगर समाज के लोग यह कहकर नकार देते हैं कि स्वतंत्रता का कोई भी, जो न्याय का कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हो सकता। मान लीजिए इंडिया में कोई ह्यूमन राइट की चीज़ें चल रही हैं, मानव अधिकार से रिलेटेड, और कहीं और अपनी पड़ोसी कंट्रीज में उन ह्यूमन राइट्स का गला घोटा जा रहा है, तो जो हमारा पड़ोसी जो देश है वह तो यह कहकर अपने आप को बचा लेगा कि मेरी परिस्थितियों के अनुसार ह्यूमन राइट्स का गला घोटना मेरी परिस्थितियों के अनुसार सही है। आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपकी जो कंडीशंस हैं उनके अनुसार आप सही हैं, और मेरी कंडीशन के अनुसार मैं सही हूँ, कह सकता है। मान लीजिए कोई चोर है, वह चोरी कर रहा है, कोई चोर चोरी कर रहा है, तो वो ये कह सकता है कि जो उससे ये कहेगा कि चोरी करना गलत बात है, दूसरा व्यक्ति उससे कहेगा चोरी करना गलत बात है या आप गलत कर रहे हो, तो चोर ये कह सकता है कि मेरी परिस्थितियों के अनुसार चोरी करना सही है और आपकी परिस्थितियों के अनुसार चोरी करना गलत है, सब अपनी अपनी जगह सही है, फिर तो सारी चीज़ें सही हैं। फिर नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है? अगर ऐसा ही मान लिया जाए तो नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है, इस चीज़ की अनिश्चितता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कोई भी चीज़ न्याय नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगी, हर परिस्थिति के अनुसार सब अपनी परिभाषाएं अलग बनाते चले जाएंगे, तो एक अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हो सकती है इन चीज़ों से। पोस्ट मॉडर्निज्म की आलोचना यह भी है कि सामाजिक न्याय और जो समानता है उसके संघर्ष को कमज़ोर कर सकता है। जो सामाजिक न्याय के लिए कुछ संघर्ष होता है, आज बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी यह जो न्याय है उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, मान लीजिए लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, तो फिर दूसरी कंट्री उस पर दबाव डालती हैं कि आपके यहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मान लीजिए जिस कंट्री में अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है वह यह कहकर अपने आप को बचा सकता है कि मेरी परिस्थितियों के अनुसार यह सही है और आपकी परिस्थितियों के अनुसार आप जो कर रहे हैं वह सही है। इसलिए जो सामाजिक न्याय और समानता के जो विरुद्ध एक संघर्ष विश्व लेवल, एक वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है, वह कहीं ना कहीं इससे कमज़ोर हो सकता है। और इन स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, जो एक सामाजिक, एक व्यक्ति के जीवन को एक अच्छा और सुखपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनको लागू करना कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है। इसलिए यह आलोचना पोस्ट मॉडर्निज्म की जाती है। अब जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर किस प्रकार प्रभावित किया है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने इंटरनेशनल जो रिलेशन हैं उनके अध्ययन को भी प्रभावित किया है। किस प्रकार किया है? पोस्ट मॉडर्निज्म ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक सिद्धांतों जैसे यथार्थवाद, रियलिज्म और उदारवाद को चुनौती देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थिर और स्पष्ट संरचनाओं में देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म इस विचार को खारिज करता है कि राष्ट्रों के बीच संबंध केवल शक्ति संतुलन और संस्थाओं द्वारा नियंत्रण होते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों की पहचान, संस्कृतियां, भाषाएं भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम कोई एकल कारक से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझ सकते। हमें राष्ट्रों की पहचान को भी समझना होगा, उनकी संस्कृतियों को भी समझना होगा, उनकी भाषाओं को भी समझना होगा। इवन जो भाषाएं होती हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं इस इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि जैसे जैसे देश बदलते हैं भाषाएं भी बदल जाती हैं। इसलिए हमें
वहाँ की क्या पहचान है, क्या संस्कृतियाँ हैं, क्या भाषाएं हैं, इनको भी ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहिए। अगर हम राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सॉरी केवल तथ्य और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना है, बल्कि इन तथ्य और आंकड़ों के पीछे जो कहानियाँ छुपी हुई हैं, जो भाषाएं, जो सांस्कृतिक संदर्भ छुपे हुए हैं, उन संस्कृति को, उन भाषाओं को, उन कहानियों को भी समझने की आवश्यकता है। भाषा की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज पर जोर देता है पोस्ट मॉडर्निज्म, और ये बताते हैं कि कैसे शक्ति संबंध जो होते हैं वे भाषाई संरचनाओं के माध्यम से बनाए और प्रचारित किए जाते हैं। इस प्रकार पोस्ट मॉडर्निज्म ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को अधिक समावेशी और जटिल बनाने पर योगदान दिया है। तो जटिल का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा संदर्भों में किसी चीज़ को समझा जाएगा वह उतनी ज़्यादा जटिल होती चली जाएगी। इसलिए और तभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझ सकते हैं जब उस राष्ट्र की पहचान को, संस्कृति को, भाषा को अच्छे से मान्यता भी दें और समझें भी किन संदर्भों में किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है यह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इसके बीच में क्या संबंध है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म और पहचान की राजनीति में गहरा संबंध होता है। पोस्ट मॉडर्निज्म इस विचार को बढ़ावा देता है कि पहचान एक स्थिर और निश्चित चीज़ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बदलती रहती है। यह दृष्टिकोण पहचान को एक व्यक्तिगत और सामूहिक निर्माण के रूप में देखता है जो विभिन्न कारकों जैसे कि लिंग, जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग से प्रभावित होती है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए बहुत सारे समूह होते हैं। महिलाओं का समूह अलग है, LGBT का समूह अलग है, जातीय अल्पसंख्यकों का समूह अलग है। तो ये जो विभिन्न विभिन्न समूह होते हैं यह अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है, इस संघर्ष को समझने में और अपने आप को समर्थ बनाता है। इस संघर्ष को समझने में और समर्थन करने में सहायता करता है। और जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के दृष्टिकोण से इन संघर्षों को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आखिर इन संघर्षों के मूल में क्या है और ये संघर्ष क्यों किए जा रहे हैं। क्योंकि हम फिर अलग अलग समूह के जो संघर्ष हैं और पहचान है उसको देखने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण का यूज करेंगे। और यही पोस्ट मॉडर्न चाहता है कि प्रत्येक समूह की पहचान होती है और प्रत्येक समूह अपने आप में अद्वितीय होता है और एक ही दृष्टिकोण से उसको नहीं देखा जा सकता। पोस्ट मॉडर्न इस बात पर जोर देता है कि पहचान केवल सामाजिक ढांचे के माध्यम से नहीं समझी जा सकती, इसे किसी भी सार्वभौमिक या स्थायी सिद्धांत से नहीं बांधा जा सकता। तो पोस्ट मॉडर्निज्म पहचान राजनीति के अध्ययन जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसकी अध्ययन में और इसे समझने के तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसका दृष्टिकोण ही विविधता पर आधारित है जो किसी एक सार्वभौमिकता को नहीं मानता। और ये जो अलग अलग समूह होते हैं यह भी यही मांग करते हैं कि हमारी भी एक पहचान है और हमें भी उतना ही एक अधिकारों की, उतनी ही जो न्याय होता है, अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, ये जो एक मूल्य होते हैं जो एक मानव के जीवन को अच्छा और श्रेष्ठ बनाते हैं, उनकी जो आवश्यकता है वह इन समूहों को भी उतनी ही है। तो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाकर सभी विचारधाराओं को, सभी समूहों को मान्यता दी जाए, उनको भी महत्व दिया जाए। इस तरह का एक माहौल जो पोस्ट मॉडर्निज्म की द्वारा बनाया जा सकता है। आगे समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने सत्ता और ज्ञान के संबंधों को कैसे समझाया है। देखिए एक विचारक हुए हैं माइकल फूको, जो कहते हैं कि ज्ञान और शक्ति और सत्ता
यह आपस में रिलेटेड हैं। देखिए, ज्ञान शक्ति से कैसे रिलेटेड है? जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति भी है। डॉक्टर के पास ज्ञान है तो डॉक्टर आपसे कहता है कि ये मेडिसिन लेनी है, इसके साथ लेनी है, कब लेनी है, और आप उनको फॉलो करते हो। क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि डॉक्टर के पास शक्ति है। वह आपको आपकी दिनचर्या को बदलने के लिए बाध्य कर सकता है। वह आपके खान पान की चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता है। उसके पास शक्ति है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। वह जानता है कि क्या चीज़ खाने से और क्या चीज़ किस लाइफ स्टाइल से आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए ज्ञान और शक्ति का गहरा संबंध मिशेल फूको ने बताया है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक प्रमुख विचार है जो यह है कि सत्ता और ज्ञान के बीच में भी गहरा संबंध होता है, और माइकल फूको ने इसको प्रस्तुत किया है। देखिए, ज्ञान और सत्ता एक दूसरे का निर्माण करते हैं। जो सत्ता प्रतिष्ठान होता है हमारा वह हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड करता है, और पाठ्यक्रम में जो सत्ता होती है वह सरकार होती है। वह वही विचारधारा को रखती है जिस विचारधारा को उसे फैलाना है। अगर किसी विचारधारा को उसे हाशिए पर रखना है, वह उसे पाठ्यक्रम से हटा देगी और उसकी शिक्षा छात्रों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको नहीं दी जाएगी। और जिस विचारधारा को उसे फैलाना है पूरे संसार में, वह पाठ्यक्रम को उसके अकॉर्डिंग रखेगी। तो सत्ता पर डिपेंड करती है हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा प्रणाली। सत्ता की किस प्रकार की हमारी सत्ता है, किस प्रकार की हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसके अनुसार। क्यों? क्योंकि उस विचारधारा को अगर हम आने वाली पीढ़ी को एक राजनीतिक सामाजिकरण जो होता है वो किया जाता है, ताकि सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखा जा सके और नियंत्रित रखा जा सके। अगर मान लीजिए कोई एक देश है और वो अलग अलग चीज़ों को अपनाएगा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट मार्क्सवाद को अच्छा मान रहे हैं, कुछ समाजवाद को अच्छा मान रहे हैं, कुछ पूंजीवाद को अच्छा मान रहे हैं, तो फिर विखंडित होगा चीज़ें। और स्थिरता और नियंत्रित करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं ज्ञान के साथ, सत्ता के द्वारा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इस विचार को चुनौती देता है कि ज्ञान निरपेक्ष और तटस्थ होता है। इसके बजाय यह बताता है कि ज्ञान हमेशा किसी न किसी सत्ता संरचना से जुड़ा होता है, और हमें इस संबंध को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इससे यह पता चलता है कि कौन सी विचारधारा और नैरेटिव समाज में प्रमुखता से स्थापित किए गए हैं और किन्हें हाशिए पर रखा गया है। सॉरी। तो उम्मीद है आपको पोस्ट मॉडर्निज्म समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ मैं इसकी PDF डाल दूँगा। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।